Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Today we are going to learn part 3 of chapter 7, that is production function and returns to a factor for class 11th. In previous two parts we studied the detailed concept about short run and long run production function and concepts of total product, marginal product and average product with the help of the graph. Now in part 3 we are going to learn detailed concept of stages of production. बेसिकली जब हमने अपना पार्ट 2 को एंड करा था तो वहां पे हमने क्या चीजें समझी थी कि टीपी के बीच में एंड एमपी के बीच में क्या रिलेशन है, एक टेबल की एंड एक ग्राफ की मदद से। फिर हमने उसमें यह समझा था कि जो हमारे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होती है वो 3 होती है, ठीक है। और उसके बाद वहां पे हमने क्या करा था, अपने उस वीडियो को बेसिकली एंड करा था, ठीक है। अब हमें पार्ट 3 में क्या समझना है, ऑब्जर्वेशन समझनी है, या आप कह सकते हो कि हमें क्या समझनी है कि अब हमें टीपी में एपी और एमपी इन तीनों के बीच में रिलेशन को समझना है। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्शन की कितनी स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। अगर आपको पार्ट 3 को समझना है तो पार्ट 3 को समझने के लिए पार्ट 1 को 2 को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तीनों ही आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो पार्ट 3 में पहले समझते हैं, सॉरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना है कि हमारे प्रोडक्शन की बेसिकली कितनी स्टेजेस होती हैं, 3। Law of variable proportion suggests 3 stages of production, also called 3 phases of production. तो अभी इसमें हमें क्या समझना है कि हमारे जो प्रोडक्शन की स्टेज कितनी है, 3, ठीक है। जब हमने वहां पे समझा था तो हमने इस तरीके से समझा था कि स्टेज 1 होते हैं जहां पे हमारे रिटर्न्स कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न होते हैं। कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था कि हमारी जो सेकंड स्टेज होती है वहां पे हमारे कैसे होते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं। कैसे होते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों होते हैं, इनके पीछे कारण क्या है, ये कॉजेस हमने इसके पार्ट 2 में पढ़ा था, ठीक है। और इसके बाद हमने थर्ड स्टेज में पढ़ा था कि हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या है, ये हमने पढ़ा था किसके लिए, बेसिकली जब हमने रिलेशन पढ़ा था टीपी एंड एमपी के बीच में। अब हमें यहाँ पे ये तो हमारा था टीपी के लिए, अभी हमें समझना है किस चीज के लिए, एमपी के लिए। स्टेज 1 क्या होती है, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, जब एमपी बढ़ रहा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। जब स्टेज 2, जब एमपी क्या होता है, डिमिनिशिंग हो रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसके बाद जब हमारा एमपी नेगेटिव होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेजेस ऑफ नेगेटिव रिटर्न। इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर है, ये कौन कौन से इसके कारण है, वो हमने क्या पढ़े थे, पार्ट 2 में पढ़ा था। इसके बाद हमारे स्टेज 2 एंड स्टेज 3 के लिए कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से कॉजेज है, ये भी हमने इसके पार्ट 2 में पढ़ा था, ठीक है। तो वहां से हमें क्या है, उस चीज को समझना है, इसके बाद ही हम इस वाले पार्ट को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। समझते हैं आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चंस हैं जो हमारी, जब हमने समझा था टेबल को समझा था तो वहां पे 2 क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। सबसे पहले कहता है कि अगर आप स्टेज 1 में हो तो विल यू एज अ प्रोड्यूसर स्टॉप इन स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप स्टेज 1 में क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो क्या आप अपने स्टेज 1 में कभी भी प्रोडक्शन को स्टॉप करना चाहोगे, तो आंसर विल बी नो। क्यों, बिकॉज इन स्टेज 1 एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल, employment of every additional, here is additional, a double d I o n, ठीक है। एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज गिविंग मोर एंड मोर मार्जिनल आउटपुट। अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 कौन सा होता है हमारा, जहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न होते हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने के बाद आपको क्या होता है, आपका जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो बढ़ ही रहा होता है। तो स्टेज 1 में कभी भी किसी प्रोड्यूसर को क्या है, अपने प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना आप लेबर को बढ़ाओगे उतना आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न होने के कारण हम कभी भी अपने स्टेज 1 में क्या है, अपने प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करेंगे इफ आई एम अ रेशनल प्रोड्यूसर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विल यू एज अ प्रोड्यूसर एंटर इन स्टेज 3 ऑफ प्रोडक्शन। क्या आप कभी भी स्टेज 3 ऑफ प्रोडक्शन में एंटर करना चाहोगे। स्टेज 3 का में क्या होता है, टीबी हमारा क्या होता है, घटता हुआ होता है, और एमपी क्या हो चुका होता है, नेगेटिव हो चुका होता है। एमपी क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव। तो जब हमें एमपी हमारा नेगेटिव हो चुका है और टोटल प्रोडक्शन हमारा घटना शुरू हो चुका है, तो क्या हम यहाँ पे जाएंगे, नहीं। यहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाते हो तो एक्स्ट्रा लेबर को लगाने से एक तो आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, पहली चीज, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
और प्रोडक्शन के कम होने के साथ साथ दूसरी चीज क्या हो रही है, हमारी कॉस्ट भी इनकर हो रही है। तो ये दोनों सिचुएशन किसी भी बिजनेस के लिए क्या है, खराब है। तो कभी भी हम स्टेज 3 की प्रोडक्शन में एंटर करना नहीं चाहेंगे। तो आंसर क्या है, आंसर विल बी नो। Because in stage 3, employment of every additional unit of variable factor is causing loss of total output. ठीक है, टोटल प्रोडक्शन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। In fact, it is foolish to get into a situation when total output declines even when the cost of production is rising. यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाती है, हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। कॉस्ट किसकी वजह से बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल लेबर। एक एडिशनल लेबर को एम्प्लॉयड करने की वजह से मेरी कॉस्ट क्या है, बढ़ रही है। और सेकंड, मेरा प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस वाले स्टेज में हम कभी भी अपने प्रोडक्शन को नहीं करेंगे। या तो यहाँ पे प्रोडक्शन को स्टॉप कर दो, या फिर आपको क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा कैपिटल को अरेंज करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकली इट मीन्स दैट अ प्रोड्यूसर विल फाइंड हिज equilibrium, maximizes his profit only in stage 2 of production when MP is declining बट रिमेन्स पॉजिटिव। तो इसने क्या बोला, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक प्रोड्यूसर है वो अपना इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेट करता है, स्टेज 2 में, जहां पे वो क्या करेगा, अपना जो प्रोडक्शन है स्टेज 2 ऑफ प्रोडक्शन व्हेन एमपी इज डिक्लाइनिंग, लेकिन अभी भी पॉजिटिव तो है। ठीक है, तो स्टेज 2 तक तो प्रोडक्शन करेगा, लेकिन स्टेज 2 आने के बाद स्टेज 3 में वो क्या कर देगा, अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हमने समझा कि कहाँ पे एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना चाहिए और कहाँ पे उसे अपने प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए। अभी हमें समझना है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ क्या होता है। कौन से लॉ की बात करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। किसकी बात करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की बात करें। यहाँ पे लिख देते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। किस किस केस में हम इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं, इसकी बात करी जा रही है। तो कहते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज पॉसिबल अंडर टू सिचुएशन व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो इन दैट केस हमारे जो लॉ होता है क्या हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, या कह सकते हो शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट हो जाता है, when there is improvement in technology used in the process of production so that greater output is achieved with the same input। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि हमारे पास कैपिटल लगी हुई है एक, इसके बदले में हमारे पास जो लेबर है वो 4 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने सेम कैपिटल के अंदर सेम लेबर के साथ हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन को कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन को कर सकते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारी पोस्टपोनमेंट की सिचुएशन होती है। समझते हैं क्या, व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आने के कारण हम क्या कर सकते हैं, अब ज्यादा प्रोडक्शन को कर सकते हैं। एंड ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि अभी हमारा जो लॉ है वो क्या हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हम सेम इनपुट में ज्यादा आउटपुट को क्या कर रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं। सेकंड सिचुएशन है व्हेन सम सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिक्स फैक्टर इज डिस्कवर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी इसका सेम ही मतलब हुआ कि अगर अब आपने क्या है, फिक्स फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट लेके आ जाते हो सो दैट द कांस्टेंट ऑफ द फिक्स फैक्टर इज रिमूव। लेट सपोज कि इसे इस तरीके से समझते हैं कि अभी आपके पास लेबर क्या है, 4 है, कैपिटल क्या है, 1 है। अब आपने कोई एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे क्या हुआ, आपने बिना कैपिटल को एम्प्लॉय करे आपने क्या करा, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया। तो इन दैट केस भी आपका जो लॉ है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। बट सच अ सिचुएशन इज वेरी रेयर इफ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, इसने बोला लेकिन ये सिचुएशन क्या होती है, काफी रेयर होती है। कैसे काफी रेयर होती है, क्योंकि हमने एक चीज समझी हुई है कि कैपिटल का काम कैपिटल ही कर सकता है और लेबर का काम लेबर ही कर सकते हैं। यूजुअली इनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो नहीं होते। ठीक है, लेबर का काम कौन करेगा, लेबर करेगा। बट ये क्या, हमारी दो सिचुएशन है जो हमें इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, पढ़नी होती है। तो ये क्या है, पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ है। अभी आगे हम समझते हैं शेप ऑफ टीपी, एमपी एंड एपी के बारे में और उनकी रिलेशनशिप को। ठीक है, अच्छा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम देखें तो कितने नंबर के लिए आ सकता है, 3, 4, 5 या फिर 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, इतने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, एक बार इस टेबल को ध्यान से समझते हैं फिर इसके ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, क्या है ये पूरा ग्राफ, देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो पूरा हमारा चैप्टर है कौन से टाइम स्पेन के ऊपर बेस्ड है, ये है हमारा शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड में हमारा जो लैंड होता है, लैंड क्या है, कैपिटल है हमारी। ठीक है, तो जो भी हमारा शॉर्ट पीरियड होता है यहाँ पे हमारी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, एक फिक्स्ड फैक्टर होती है। तो ये आप कितना भी प्रोडक्शन करो ये क्या है, सेम रहने वाली है, 1 1 1 इन एवरी केस इट विल बी 1। ठीक है, अगर हम यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो ये क्या है, हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, इसको इम्प्लॉयड करते हैं। तो इनिशियल फेज में मेरे पास लेबर कितना था, एक भी नहीं।
फिर मैंने एक लेबर एम्प्लॉय करा, 2 करा, 3 करा, और इस तरीके से हम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गए, 8 तक पहुंच गए। अच्छा, बात करते हैं पहले हम टोटल प्रोडक्शन की, ठीक है, मार्जिनल की बात बाद में करेंगे, पहले टोटल की बात करते हैं। अगर आपने एक भी लेबर को काम पे नहीं लगाया तो क्या आपका प्रोडक्शन होगा, तो आंसर विल बी नो, हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। आपने जैसे एक लेबर को एम्प्लॉयड करा तो उसने टोटल कितने प्रोडक्ट बना के तैयार करे मेरे, 6। इसका मतलब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 6। जब आपने 2 लेबर लगाए तो इनने मिलके कितना प्रोडक्शन करा, 20। फिर जब आपने एक और लेबर लगाया तो इन तीनों ने मिलकर कितना प्रोडक्शन करा, 48। फिर इस तरीके से हमारा चलता गया, ठीक है। जैसे जैसे हम लेबर को एम्प्लॉयड करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ते चले जा रहा है, 48 से 72, देन 80, देन 84, 84, देन 0, ठीक है। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ से हमारी एवरेज प्रोडक्ट की, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, एवरेज प्रोडक्ट निकाला जाता है टीपी, टीपी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कैसे निकाला जाता है, टीपी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इस तरीके से क्या है, हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, जब हमारे फर्स्ट वाले केस में जब हमारा वेरिएबल फैक्टर कुछ था ही नहीं, या हम इसे बोल सकते हैं तो ये क्या था, 0 था, तो क्या आपका एवरेज प्रोडक्ट कुछ निकल के आएगा, तो आंसर विल बी नो। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डैश, ये नीली से बोलते हैं। सेकंड केस में अगर मेरे को एपी निकालना है तो 6 डिवाइड बाय 1, ऐसे होता है ना, टीपी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो 6 डिवाइड बाय 1 इज 6। आफ्टर दैट 20 डिवाइड बाय 2 इज 10, 48 डिवाइड बाय 3 इज 16, 72 डिवाइड बाय 4 इज 18। फिर इसके बाद हमारे 80 डिवाइड बाय 5 इज 16। इसके बाद 84 डिवाइड बाय 6 इज 14, देन 84 डिवाइड बाय 7 इज 12, एंड 80 डिवाइड बाय 8 इज 10। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने एपी को हमने फाइंड आउट करा, ठीक है सारी। अब हमें क्या निकालना है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। मार्जिनल प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टीपी एन माइनस में टीपी एन माइनस 1, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में अगर देखा जाए तो जब हमने एक भी लेबर से काम नहीं करवाया तो एक भी प्रोडक्ट नहीं बना, और जब एक भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो हमारा मार्जिन जो प्रोडक्ट है वो तो कुछ हो गई नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डैश लिख दिया। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, 6 माइनस 0, देन आंसर विल बी 6। 20 माइनस 6, आंसर विल बी 14। इसी तरीके से 48 माइनस 20, तो यहाँ पे कितना आएगा, 28। फिर यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24। फिर हमने माइनस करा तो कितना आया, 8। फिर माइनस करा कितना आया, 4। फिर माइनस करा कितना आया, 0, एंड देन -4। ये तो हमारा पूरा टेबल हो गया। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें, इनको ध्यान से समझते हैं। इसको अगर हमने ध्यान से देखा तो कुछ ऐसा हुआ हमारा, देखो यहाँ पे इस वाले सिचुएशन में जो है हमारा सबसे पहले एमपी बढ़ता गया, ये क्या है, बढ़ रहा है, ये एक स्टेज हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा जो एमपी है ये घटना शुरू हो गया, और क्या है यहाँ पे 0 पे आ गया, और इसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। तो ये कितने स्टेजेस हो गई, 3, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अभी इसको क्या है, हमें ग्राफ की मदद से समझना है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या करते हैं, आपस में बिहेव करते हैं। ये क्या है, हमारा बेसिकली ग्राफ है। देखो, सबसे पहले ये क्या होती है, हमारी स्टेज 1 होती है, ठीक है, ये क्या होती है, हमारी स्टेज 1 होती है। ये वाली क्या होती है, हमारी स्टेज 2 होती है, एंड ये वाली क्या होती है, हमारी स्टेज 3 होती है, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेजेस हमें पढ़नी है बेसिकली। सबसे पहली वाली जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग रिटर्न, बेसिकली इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड स्टेज क्या होती है हमारी, डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पे क्या होता है हमारे, डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड थर्ड वन इज नेगेटिव रिटर्न। थर्ड वन इज नेगेटिव रिटर्न। इनको वन बाय वन समझते हैं कि क्या होती है। देखो, हमें तीनों ग्राफ को वन बाय वन समझना है। फर्स्ट स्टेज में, स्टेज 1 में हमारा जो टीपी होता है, बेसिकली हमारा जो टीपी होता है ये क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। सेकंड स्टेज में ये क्या करता है, इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से। क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से। और इसके बाद ये यहाँ पे आके क्या करता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जिस टाइम पे हमारा एपी क्या होता है,
जिस टाइम पे सॉरी हमारा जो टीपी होता है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा होता है, इन दैट केस हमारा जो एमपी होता है वो कहाँ पे पहुंच चुका होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका होता है। कहाँ पे पहुंच चुका है? अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। जिस सिचुएशन में हमारा टीपी मैक्सिमम होता है, इन दैट सिचुएशन हमारा जो एमपी होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और जिस सिचुएशन में हमारा जो टीपी होता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, इन दैट सिचुएशन हमारा एमपी क्या हो जाता है? हो चुका होता है, सॉरी नेगेटिव हो चुका होता है। तो तीन सिचुएशन है। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा तो एमपी अपने क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। जब हमारा टीपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो एमपी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड जब हमारा टीपी घटना शुरू होगा तो हमारा एमपी क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये तीन हमारी क्या है? स्टेज है किसकी? प्रोडक्शन की। अच्छा, अगर हम बात करें अपनी एपी की, तो हमारा एपी क्या होता है बेसिकली? अगर मैं तुम्हें एक बार टेबल में दोबारा से यहाँ पे चेक करवाऊँ, यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करा है कि हमारा जो एपी है, एवरेज प्रोडक्शन जो है, ये कितना है? 6, 10, 16, 18। यहाँ तक तो ये भी बढ़ रहा है। ये क्या है? यहाँ तक ये भी बढ़ रहा है। इसके बाद ये क्या हो गया? यहाँ से घटना शुरू हो गया। यहाँ से क्या है? ये लगातार घटते जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपने जो देखा, जो एपी होता है, जो एपी क्या है, इसने और एमपी ने, तीनों ने एक सॉरी दोनों ने एक साथ बढ़ना शुरू करा। लेकिन ये क्या है? एमपी से पहले ही घटना शुरू हो जाता है। क्या होता है? एमपी से पहले ही घटना शुरू हो जाता है। मतलब हमारे अगर हम यहाँ पे अपनी बात करें तो हमारा जो बेसिकली क्या कहते हैं एपी होता है, वो क्या होता है? अपने हाईएस्ट पॉइंट पे किस टाइम पे होता है? जब एमपी घटना शुरू हो चुका होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एपी अपने हाईएस्ट पीक पे एमपी से पहले पहुंच जाता है। एपी अपने हाईएस्ट पीक पे एमपी से पहले पहुंच जाता है। यहाँ पे इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये क्या है? एपी अपने हाईएस्ट पीक पे, और उसके बाद ये लगातार घटते ही जा रहा है, घटते ही जा रहा है, घटते जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या टीपी कभी जीरो हो सकता है? क्या टोटल प्रोडक्शन आपका कभी जीरो हो सकता है? तो आंसर विल बी नो। कभी भी हमारा टोटल प्रोडक्शन जीरो नहीं होगा। क्या आपका एमपी जीरो हो सकता है? तो आंसर विल बी यस। क्या आपका कभी एपी जीरो हो सकता है? तो आंसर विल बी नो। जब हमारा टीपी कभी जीरो नहीं होगा तो हमारा एपी भी क्या है? कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या था हमारा? एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है टीपी, एमपी एंड एपी के बारे में, जिसको हम लैंग्वेज की फॉर्म में एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। बेसिकली ऑब्जर्वेशन, पहले रिलेशन समझना है टीपी और एमपी के बीच में। कहता है एज लॉन्ग एज एमपी जब इंक्रीज होता है तो टीपी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। एमपी जब इंक्रीज होगा तो टीपी भी इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है। सेकंड सिचुएशन है जब एमपी क्या होता है? गिरना शुरू होता है, एमपी स्टार्ट डिमिनिशिंग, तो टीपी क्या होगा? इंक्रीज तो होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से होगा। एमपी ने घटना शुरू कर दिया लेकिन टीपी अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन अब कम रेट से बढ़ रहा है। जिस सिचुएशन में हमारा एमपी क्या होता है? जीरो होता है, देर इज नो एडिशन टू द टीपी। मतलब टीपी उस टाइम पे अपने क्या होता है? हाईएस्ट पीक पे होता है। क्या होता है? हाईएस्ट पीक पे होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। और उसके बाद जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी क्या हो जाता है? घटना शुरू हो जाता है। अभी हमने पूरा का पूरा ये क्या करा था? टेबल की ग्राफ की मदद से समझा था। अभी हमें किसके बीच में रिलेशन पढ़ा है? टीपी और एमपी के बीच में। अब हमें किसके बीच में रिलेशन पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी के बीच में। अगर हम एपी की बात करें तो एपी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी। इट हैपेंस वेयर एपी इज इट स्टॉप। इसने बोला कि अगर हम एपी की बात करें, जिस सिचुएशन में एपी अपने टॉप पे होता है, उस सिचुएशन में भी एमपी टीपी से ज्यादा ही होता है। उस सिचुएशन में भी एमपी क्या होता है? अपने टीपी से ज्यादा ही होता है। जिस सिचुएशन में एपी अपने मैक्सिमम पे होता है, एपी और एमपी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब एमपी कर्व जो है एपी को कट करता है फ्रॉम इट्स टॉप। ठीक है। एपी कर्व क्या है? सॉरी, एमपी कर्व क्या है? कट करता है एपी को उसके टॉप पे। एमपी मे बी जीरो नेगेटिव बट एपी कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। ठीक है। एमपी आपका जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एपी आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एपी का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होता है? टीपी के साथ। ठीक है। और एमपी का रिलेशन किसके साथ है? टीपी के साथ ही है। लेकिन टीपी हमारा जीरो हो सकता है। किस सिचुएशन में जीरो होता है? जब हमारा क्या होता है? बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है कि आपके पास फिक्स कैपिटल कम लगा हुआ, लेकिन आपके पास क्या है? कौन सा कैपिटल? आपका जो वेरिएबल है, फैक्टर, वो क्या है? चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? इंटायर जो हमारा डिस्कशन था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, जिसमें हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा था। चैप्टर वन में हमने सॉरी इसके पार्ट वन में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ
कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, एंड इसके बाद हमारे फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने टीपी एमपी के बीच में रिलेशन पढ़ा था। फिर पार्ट 2 में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि टीपी एमपी और एपी किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके कर्व क्या है, उनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में समझा था, कौन कौन से कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से बेसिकली जो हमारे क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न आते हैं, या फिर जिसकी वजह से हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न आते हैं। फिर पार्ट 3 में हमने स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल्ड मैनर में समझा कि क्या है, किस तरीके से बिहेव कर रही है। रिलेशन समझा टीपी और एमपी के बीच में, इसके बाद हमने रिलेशन समझा एमपी और एपी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर क्या होता है, हमारा एंड होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन एनी केस पूरे चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो या किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। इन एनी केस आपको पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।